देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स बहुत ही पुराना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव्स हम एक फाइनेंशियल एंटिटी बना देते हैं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना कह लीजिए, या फिर एक इन्वेस्ट करने का माध्यम, नॉट माध्यम, एक इन्वेस्ट करने की चीज़ जो एक एक्चुअल एसेट को मतलब पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी करता है, राइट। जैसे क्रिप्टो करेंसीज में भी डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए BTC USDT का पेयर है, ठीक है, तो हम उसका अगर डेरिवेटिव बनाएंगे तो एक एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होगा वो एग्जैक्टली जो BTC USDT का प्राइस है उसको कॉपी कर रहा होगा। ऐसे ही सेम डेरिवेटिव स्टॉक मार्केट्स में भी होते हैं, जैसे ऑप्शंस, फ्यूचर्स, परपेचुअल्स वगैरह वगैरह। अब डेरिवेटिव्स में हमने ये सीखा कि डेरिवेटिव सिर्फ कॉपी कर रहा है, राइट। हाँ, क्लोन है, हाँ ऐसा कह लीजिए, क्लोन है, बहुत बढ़िया टर्म। दूसरा, हमने क्रिप्टो मार्केट्स में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके भी डेरिवेटिव्स बनाना स्टार्ट किए, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग ब्लॉकचेन में सपोर्ट देना चाहते थे, राइट। जैसे हमने इथेरियम ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन निकाला, तो रैप्ड बिटकॉइन करके निकाला, तो ऐसे रैप्ड वर्जन्स करके बहुत सारे वो बने, डेरिवेटिव्स बने। मतलब हम इनको सिंथेटिक टोकन्स भी कहते हैं। सिंथेटिक टोकन्स मतलब कि एक टोकन है, वो किसी और टोकन का प्राइस एग्जैक्ट हूबहू कॉपी कर रहा है, लेकिन बस वो या तो दूसरे ब्लॉकचेन पे है, या फिर मतलब बिकॉज जो ओरिजिनल टोकन है वो कहीं पे लॉक्ड है, हम जो ये बाहर क्लोन टोकन है उससे सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। इसका सबसे नॉट द रियल वंस। इससे सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपका जो क्लोन्ड टोकन है वो बाय चांस हैक हो गया, या फिर बाय चांस चोरी हो गया, आपका जो ओरिजिनल टोकन है वो सेफ रहता है ना। ये हो गए सिंथेटिक टोकन्स। नेक्स्ट चीज़ है स्टेकिंग। स्टेकिंग हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम जानते ही है स्टेकिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। किसी भी ब्लॉकचेन का कंसेंसस मैकेनिज्म है प्रूफ ऑफ स्टेक, वहाँ पे वैलिडेटर्स हैं। वैलिडेटर्स अपने टोकन स्टेक करते हैं। उस स्टेक करने की वजह से जितने ज़्यादा वो टोकन स्टेक करेंगे उतने ज़्यादा उनको ब्लॉक्स ऐड करने का मौका मिलेगा, यानी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई वैलिडेट करने का मौका मिलेगा। जितने ज़्यादा वो ब्लॉक ऐड करेंगे उतना ज़्यादा उनको नेटवर्क की फ़ी मिलेगी, या फिर जो उनका स्टेकिंग रिवॉर्ड है वो मिलेगा, राइट। अब हम एक्चुअली जो वैलिडेटर्स हैं जो ब्लॉकचेन लेवल पे ये सारा काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपने जो टोकन्स हैं वो जब वो स्टेक करते हैं तो वो स्टेक करते टाइम वो जो टोकन्स होते हैं वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक हो जाते हैं, राइट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक होने की वजह से क्या होता है कि अब जो वो वैलिडेटर है वो उन टोकन्स को एक्सेस नहीं कर सकता बाय द टाइम जब वो स्टेकिंग करना चाहता है। बहुत सारी ऐसी ब्लॉकचेन्स भी होती हैं जहाँ पे क्या होता है ना कि मान लीजिए आपने अपने टोकन्स की विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली, तो वहाँ पे ना ब्लॉकचेन में नोटिस पीरियड होता है कि आपको जो टोकन्स वापस मिलेंगे वो या तो 28 दिन बाद मिलेंगे, या फिर और 2 महीने बाद मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे। ऐसा अलग अलग ब्लॉकचेन में नोटिस पीरियड होते हैं। उस नोटिस पीरियड नहीं, वो बस आपकी रिक्वेस्ट रेज हुई है। मान लीजिए आपने रेजिग्नेशन लेटर डाला है, तो उसका जब बाद का जो नोटिस पीरियड होता है वो वैसा ही है। आपको फिर भी काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बस ये कि जैसे लोग नोटिस पीरियड में कम काम करते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। आपको ब्लॉकचेन की कंसेंसस में बराबर पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड है। अब ये लॉक होने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे ब्लॉकचेन्स में जब बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ टोकन्स जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, तो उस ब्लॉकचेन की जो नेटवर्क की जो लिक्विडिटी है वो कम होने लग जाती है, राइट। यानी जो बाहर टोकन्स एक्सचेंजेस में या डीफाई प्लेटफॉर्म्स में ट्रेडिंग करने के लिए, लेंडिंग करने के लिए, कोलैटरल्स रखने के लिए, अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है, वो बहुत कम होने लग जाते हैं। वो फ्रीज हो जाते हैं एग्जैक्टली। तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स ने ये जो लिक्विडिटी स्टेकिंग का एक तरह से बेनिफिट है या फिर प्रोविज़न है वो इसलिए निकाला है ताकि स्पेशली ब्लॉकचेन की जो लिक्विडिटी है वो कम ना हो, राइट। और जो ब्लॉकचेन का एक तरह से कंसेंसस, हाँ मतलब जो ब्लॉकचेन का कंसेंसस बनाने के लिए वहाँ पे इतने ज़्यादा से ज़्यादा हमें लोग चाहिए कि वो वैलिडेशन या वैलिडेटर्स बने, वो चीज़ भी एक्टिव रहे,
तो इसमें हमने क्या किया, जैसे ही किसी वैलिडेटर ने या किसी भी जने ने अपने टोकन स्टेक किए, आपने उसे एक आपने मतलब एज अ वैलिडेटर आपने टोकन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक कर दिए स्टेकिंग करते टाइम। तो आपको उसके बदले में अगेन या तो सिंथेटिक वर्जन या फिर स्टेक्ड वर्जन का एक टोकन वापस मिल जाएगा। ये जो आपको टोकन मिला है, जो ये क्लोन टोकन है यानी डेरिवेटिव टोकन है ना, इस टोकन को आप अगेन डीफाई प्लेटफॉर्म्स में जाके यूज़ कर सकते हैं। आप वहाँ पे मान लीजिए आप टोकन्स लेंड करना चाहते हैं, सॉरी आप टोकन्स बोरो करना चाहते हैं कोई और टोकन, तो आप इस टोकन को जो डेरिवेटिव टोकन है उसका कोलैटरल रख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि आपका डीफाई इकोसिस्टम में जो पार्टिसिपेशन है वो कम ही नहीं हो रहा, आपका पार्टिसिपेशन मेंटेन रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि हमने बहुत बार स्पेशली जब ये लेंडिंग बोरोइंग का इकोसिस्टम है ना, यहाँ पे जो कोलैटरल्स रखे जाते हैं इसके लिए लोग बहुत ही कॉशियस रहते हैं। आप ऐसा सोचिए कि आपका जो एक टोकन था वो आपने पहले एक दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक किया, फिर उस लॉक करके आपको एक नया डेरिवेटिव क्लोन टोकन मिला, फिर आपने वो क्लोन टोकन एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लॉक किया, है ना। यहाँ पे बस हाँ जी, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इकोसिस्टम को जितना वाइब्रेंट बना रहा है उसमें ये बहुत बेनिफिशियल है। बात सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नोट करने की है कि मान लीजिए आप बोरोवर हैं, आपने किसी डीफाई प्लेटफॉर्म में ये डेरिवेटिव टोकन कोलैटरल रख के फंड्स बोरो कर लिए, अब आपको कोलैटरल भरना है, तो कोलैटरल जो है वो आप जो डेरिवेटिव टोकन है इससे नहीं भर सकते, वो बस वहाँ पे डेरिवेटिव रखने के लिए था। उसके लिए आपको अपने डेरिवेटिव टोकन को वापस करके जो आपका ओरिजिनल टोकन है वो लेना पड़ेगा और कोलैटरल सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक सेफ इकोसिस्टम है, पब्लिक फेस है, हाँ यस, आपको रियल टोकन चाहिए ही चाहिए। लिक्विड स्टेकिंग में होता ये है कि बस कि जब आप मतलब जो ये लिक्विड टोकन डेरिवेटिव आपको मिलता है ना, हम इसको रिडीमेबल टोकन्स भी कहते हैं। रिडीमेबल टोकन्स मतलब आप अपना ये जो रिडीमेबल टोकन है वो वापस ब्लॉकचेन कॉन्ट्रैक्ट में डिपॉजिट कीजिए और आपको जो आपका ओरिजिनल टोकन है वो रिडीम हो जाएगा, है ना। इथीरियम इकोसिस्टम में इसका इतना ज़्यादा एडवांटेज और इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट इसलिए देखा जा रहा है, उसके दो कारण हैं। सबसे पहला तो सिंपल, इथीरियम का डीफाई इकोसिस्टम सबसे बड़ा है, राइट। अगर स्टेक्ड ईथर जैसे एसटी ईथर करके क्लोन टोकन यानी डेरिवेटिव टोकन बना है, अगर एसटी ईथर का भी यूज़ इस पूरे डीफाई इकोसिस्टम में हो पाएगा, डीफाई यूज़र्स के तो मज़े हैं, ठीक है। और दुनिया भर के लोग इथीरियम स्टेक करना चाहते हैं क्योंकि भाई इथीरियम डिपॉजिट्स, मतलब इथीरियम और बिटकॉइन दो ऐसे कॉइन हैं जो लोग सबसे ज़्यादा होल्ड करके रखना चाहते हैं। अगर आप इथीरियम जैसा कॉइन पे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स कमा पाएंगे, मेरे को लगता है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी इस अपॉर्चुनिटी में कूदेंगे, है ना। तो हमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखने को मिल रही है कि इथीरियम के डीफाई को सिस्टम का यूज़ हो पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, अभी एक नया अपग्रेड आ रहा है इथीरियम का जिसको हम शंघाई अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड्स में क्या होता है कि नए नए ना इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स रखे जाते हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन्स के अलग अलग इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स होते हैं। जैसे बिटकॉइन में बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोजल होता है जिसको हम BIP कहते हैं, इथीरियम में इथीरियम इम्प्रूवमेंट प्रपोजल होता है जिसको हम EIPs कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? हाँ, ये होता क्या है कि ये इम्प्रूवमेंट प्रपोजल्स में मतलब लोग अपने जो करेक्शंस होते हैं या फिर जो लोग एक तरह से अपग्रेड्स एक ब्लॉकचेन पे लाना चाहते हैं वो प्रपोज करते हैं। फिर incremental updates जो होते रहते हैं हाँ, जो टेक्नोलॉजी लेवल पे जो अब मतलब बेहतर बनाने के लिए इकोसिस्टम को करने हैं, तो इस अपग्रेड पे फिर वोटिंग होती है। जैसे ही वो वोटिंग पास हो जाएगी, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, जैसे ही वो वोटिंग ज़्यादातर जो इथीरियम होल्ड कर रहे हैं या जो वैलिडेटर्स हैं उनके बीच में पास हो जाएगी, तो फिर वो प्रपोजल इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये जो शंघाई अपग्रेड आ रहा है इसमें बहुत सारे EIPs यानी जो प्रपोजल्स हैं वो अपडेट होने हैं,
लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है EIP 4895। इस प्रपोज़ल, हाँ ये EIPs के नंबर्स होते हैं, है ना, जो EIPs को यूनिक बनाता है। तो ये जो इम्प्रूवमेंट जो 4895 है उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट अपग्रेड ये है कि आपने सुना होगा इथीरियम स्टेकिंग की बात हम पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने जो अपने इथीरियम है, वो इथीरियम की मेन चेन जो बीकॉन चेन है उस पर बहुत सालों से डिपॉजिट कर रखे हैं। तो ये जो प्रपोज़ल है वो कम से कम सारे वैलिडेटर्स को वो अपना स्टेक्ड इथीरियम जो इथीरियम स्टेक्ड है उसको विड्रॉ करने में अलाउ कर देगा, है ना। एक तरह से जो पता नहीं कितने सालों से इथीरियम स्टेक्ड था वो अनलॉक हो जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई इतने सारे जो दुनिया भर के वैलिडेटर्स हैं जिन्होंने इथीरियम इतने सालों से स्टेक कर रखा था वो इथीरियम को बेचने पे चले जाएंगे, है ना। दूसरा एडवांटेज भी हो सकता है कि वो अपने इथीरियम्स को दोबारा स्टेक कर पाएंगे, है ना, जो फ्रीज़ हो गए थे। अब जो ये दोबारा स्टेक करेंगे, अगर ये स्टेकिंग जो लिक्विडिटी स्टेकिंग प्लेटफॉर्म से वहाँ पे जाके करते हैं तो उनको जो लिक्विड डेरिवेटिव है वो वापस में भी मिलेगा, है ना, वापस भी मिलेगा। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज है स्टेकिंग करने को। और जितना मेरा परसेप्शन ये कहता है कि भाई स्पेशली शंघाई अपग्रेड के बाद इथीरियम का जो स्टेकिंग परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस समय वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू अदर ब्लॉकचेन्स। आप कार्डानो, पॉलीगॉन, पोल्काडॉट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ टोकन्स जो स्टेक्ड हैं वो 20-25% पहुँच चुके हैं, 30-30% ही पहुँच चुके हैं। लेकिन इथीरियम पे अभी ऐसे 12-13% चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नंबर अप जाएगा, और अगर ये नंबर अप जाता है तो जो एक्चुअल टोकन है उसकी तो सप्लाई नेटवर्क पे कम हो रही है, जिस वजह से इथीरियम का प्राइस बढ़ सकता है। सो अगेन इट्स जस्ट इकोनॉमिक्स स्पीकिंग, बाकी ये टाइम बताएगा।